नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज तो जैसा आपको पता है कि रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट की तो एनालिसिस चलती रहेगी, और विशेषकर जब इस प्रकार का भूचाल आया हो रिजल्ट्स में, तब तो और भी आवश्यक है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओंकार चौधरी जी और अभिषेक जी, और अभी दो और महानुभाव ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम आरंभ करते हैं चर्चा ओंकार जी से। ओंकार जी, ये बताएं कि अभी जो दिख रहा है तो एनडीए 290 सीटें हैं, और इन 290 सीटों में 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू के पास है, और इस समय 12 जेडीयू के पास है। अब ये जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटों से तो सरकार बन नहीं रही है इंडी अलायंस की। तो यदि चंद्रबाबू नायडू छोड़ दें या उधर से वो छोड़ दें, तो क्या कुछ उलटफेर हो सकता है क्या सरकार बनने में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दोनों कहीं जा नहीं रहे हैं। नीतीश बाबू की पार्टी से भी बयान आ चुका है, केसी त्यागी का आ चुका है। एक दिन पहले ही, नतीजे आने से एक नहीं, दिन मान लो पहले ही प्राइम मिनिस्टर को ऑफर दे दिया जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। उसमें देखिए बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु हैं। अब सरकार चलाने के लिए आप 16 एमपीज की पार्टी हैं या 12 एमपीज की पार्टी हैं, एक अनैतिक बल कहाँ से लाएंगे इतना कि आप सर, मतलब नैतिकता अनैतिकता वो पप्पू से क्या लेना देना है उसका? 241 बीजेपी की ऑलरेडी हैं, 238 समझ लीजिए, 241 समझ लीजिए, उसी के इर्द गिर्द घूम रही है इतनी। अभी भी हमें इसको एक्चुअल में दूसरे तरीके से देखना और सोचना पड़ेगा संजय जी। 1984 में कांग्रेस को लास्ट पूर्ण बहुमत मिला था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। उसके बाद फिर 2014 में आकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। इस बीच किसी भी दल को पूर्ण बहुमत कभी मिला ही नहीं। 2014 और 2019 ये दो ऐसे चुनाव रहे जब भारतीय जनता पार्टी को दोनों बार पूर्ण बहुमत मिला। अब ये तीसरा चुनाव है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस बार पूर्ण बहुमत ना मिलकर के 240 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम 1989 से लेकर के और 2009 तक के भी चुनाव नतीजे देखें, तो जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिल रही हैं, यानी 240 के आसपास, इतनी भी किसी को नहीं मिली। 2004 में जब अटल जी विदा हुए थे, उनकी पार्टी को मिले थे 138 सांसद, और कांग्रेस पार्टी को केवल 145 मिले थे। वो तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आप संभवतः ये कहना चाहते हैं कि 145 से कम पे तो हर हालत में बन नहीं सकती किसी तरह से सरकार। 145 पर उन्होंने सरकार बना ली थी। बना ली थी। और अब तो 99 ही है ना। और इस बार भी ये लोग ये कह रहे थे कि अगर 130 तक हमारी आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, तो हम शायद सरकार बनाने की संभावना तलाश करें। और बेशर्मी का आलम ये देखिए, वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो आप 99 पे या 100 पर अटके हुए हैं, और चेहरों पर ऐसी रौनक आ गई है जैसे कहीं से कुबेर का खजाना मिल गया हो। एक आपकी बात में ऐड करूंगा साहब। एक अभी मैंने देखा है, एक नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पे, और वो ये क्या कहता है, वो कहता है कि साहब कि ये बड़ा अजीब वाकया हुआ है कि बीजेपी की ऐसी जीत हुई है जो हार की तरह लग रही है, और इंडी अलायंस की ऐसी हार हुई है जो जीत की तरह लग रही है। नहीं, इनको लग रहा है क्योंकि 2014 में संजय जी केवल 44 सीटों पर सिमट गए थे। बहुत बुरी हार हुई थी। आजादी के बाद से कांग्रेस की इतनी बुरी हार कभी नहीं हुई, इमरजेंसी के बाद भी नहीं हुई। तब भी 164-65 सीटें इनको मिल गई थी दक्षिण वगैरह से। और 2019 में भी कितनी बढ़ी थी, 8 सीटें बढ़ गई थी, 52 सीटों पर सिमट गई थी। अब वो 52 की दोगुनी भी नहीं हुई हैं, 104 भी नहीं आई हैं।
और फिर भी ऐसे चहक रहे हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जैसे ये सरकार भी बना सकते हैं। आज राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, इनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, और चाहे जयराम रमेश हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये नरेंद्र मोदी की हार हुई है। अरे भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी की हार आप इस रूप में कह सकते हो कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत मिला था, पर इसको हार आप कैसे कह देंगे? वो तो गठबंधन में गए थे ना, गठबंधन साथ लेकर के मतदाताओं के पास गए थे, उनके गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है। कल उनकी बैठक है, उसमें नेता चुनने का क्रम पूरा हो जाएगा, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वो जाकर के राष्ट्रपति भवन सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। आपके पास तो नंबर ही नहीं है। और जितनी इंडी अलायंस की सीटें हैं इस समय जो दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, वो 230-35 के आसपास है। अकेले भारतीय जनता पार्टी इनसे बड़ा नंबर लेकर के खड़ी हुई है, अकेली भारतीय जनता पार्टी। तो ठीक है, आपने बीजेपी को डेंट किया है। आगे जब हम चर्चा करेंगे मैं बताऊंगा कितना डेंट किया है, और जहां जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधे आपस में भिड़ी हैं, वहां अभी भी कांग्रेस कितनी कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी उस पर कितनी भारी है, आगे जब चर्चा करेंगे तब बताएंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये अगर नीतीश बाबू जो नहीं आ रहे हैं इनके साथ, और चंद्रबाबू नायडू जो उन्होंने तो बयान दे दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं मोदी जी के साथ हूं, और उनकी तो सरकार बन रही है वहां आंध्र प्रदेश में, उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है, तो वो तो चाहेंगे कि केंद्र के सहयोग से आंध्र प्रदेश का भला करें और अपना फिर से जो है उस गति को आगे बढ़ाएं जिस गति को छोड़ करके गए थे 2019 में। इसी तरीके से नीतीश बाबू का जो है स्वास्थ्य उस तरीके का नहीं है अब, और जो एक बड़ा कारण उनकी दिल्ली यात्रा का बताया गया वो उनका स्वास्थ्य ही था। वो चेकअप वगैरह कराने के लिए आए थे और मोदी जी ने उनको बुलाया था स्पेशली कि आप आइए। और मुझे लगता है कि जो ये शेख चिल्ली के सपने देखे जा रहे हैं ये पूरे नहीं होंगे। हाँ ठीक है, पहले की तरह एक बहुत मजबूत और बहुत निर्णायक और जो बहुत बड़े और कड़े फैसले लेने वाली सरकार थी, वो उस रूप में नहीं काम कर पाएगी। अब उसको एनडीए के सहयोगी दलों की भी सलाह लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जितना इनके पास प्रशासनिक अनुभव है, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी, हालांकि इन्होंने कभी गठबंधन सरकार चलाई नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनकी गुजरात में भी रही है और दोनों कार्यकाल में यहाँ भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी रही है, तो भी एक लेगेसी है, अटल जी चला चुके हैं ऑलरेडी, और जो बड़े फैसले इनको लेने थे वो ऑलरेडी वो ले भी चुके हैं। हाँ, यूसीसी है, आपका एनआरसी है, दूसरी चीजें हैं, उस पर ये, और चूंकि राज्यसभा में भी अब इनका आगे चल करके बहुमत हो जाएगा, तो उन चीजों में इनको दिक्कत आएगी मुझे लगता नहीं है। फिर भी अगर इंडिपेंडेंटली बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो थोड़ा सा तो रहता है कि हाँ, अगर पूर्ण बहुमत आ जाता, 270-75 सीटें आ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। जी, ये जो 19 अदर्स दिख रहे हैं अभिषेक जी, ये कौन है? इसमें से कितने आ सकते हैं बीजेपी के साथ में? मैं कैलकुलेट यही कर ही रहा था कि इसमें से 11 के आसपास बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। इवन जो 2 कश्मीर के हैं नंबर, वो भी संभवतः सपोर्ट कर देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये हो जाएगा 254 का नंबर। 5 सीट चिराग पासवान का श्योर शॉट है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। वो हो गया 259 का नंबर। शिंदे के 6 सीट हैं, वो हो गया 265 का नंबर। तो नंबर जो है, जो इस वक्त दिख रहा है, वो कंफर्टेबल सरकार, क्योंकि बाकी इंडिया का जो अलायंस है वो नॉर्थ ईस्ट से 272 पहुंच जाएगा। अब बात यह है कि लोग उदास क्यों हैं, क्या बात है? तो देखिए, आप पास कर गए, चलिए आपका नंबर भी
अप टू द मार्क नहीं आया, लेकिन आप पास कर गए। लेकिन आप उस अबे स्ट्रॉन्ग जो लड़का हमेशा 100/100 लाता था, वो अगर हाँ 90 पे रह जाए तो उसे दुख तो होता ही है ना। नहीं, और सबसे बड़ी बात, जैसे मान लीजिए अगर वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है और फिजिक्स में 35 नंबर आ जाए, जहां उसने एक्सपेक्ट किया हो कि ये वाला जो है 70-75 मुझे मार्क्स देगा आउट ऑफ 100, जिस यूपी की मैं बात कर रहा हूं, अकेले यूपी में 62 से 32 पर आ गया। तो ये जो 30 सीट सिर्फ यूपी का झटका है, उसने बीजेपी के हाथ से मेजोरिटी खींच ली। रही सही कसर राजस्थान और हरियाणा ने पूरी कर दी, महाराष्ट्र ने बड़ी पूरी की। तो अगर आप देखें, इन्हीं 4 स्टेट में मेजर कोलैप्स हुआ है और इसके वजह से बीजेपी 300 आते आते रह गई। अदरवाइज कहीं कोई आपके आकलन में या किसी की आकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपने बोला मध्य प्रदेश, हमने बोला मध्य प्रदेश में नंबर है, छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट नंबर है, एक सीट सिर्फ कम हुई है, झारखंड में ऑलमोस्ट वही नंबर है। नंबर जहां पर खराब हुआ, हमने बिहार को भी लेकर के जो प्रेडिक्शन किया था, बिहार को आज लोग कह रहे हैं कि भाई बिहारी कुछ भी हो, इतने बुरे तो नहीं है, इतना बुरा हाल तो नहीं किया, सारी नाराजगी के बावजूद, सारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। लेकिन अब कुछ चीजें बीजेपी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। जैसे राइट विंग के यूट्यूबर्स के जब वीडियोस डिमोनेटाइज हो रहे थे, हमारे रीच घटाए जा रहे थे, 15-16 एम्प्लॉइज जो भी थे, और लगातार कंप्लेन थी कि बीजेपी आईटी सेल या बीजेपी बिल्कुल सरकार जो है मदद नहीं करती। दूसरी तरफ उनके व्यूअर्स शिप जो है लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे थे, हम अपनी तरफ से जितना काउंटर कर सकते थे। देखिए, मैं कुछ भी हो जाए, मैं मोदी के साथ था, हूं और रहूंगा, मुझे इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और मैं किसी हिंदू को गाली भी नहीं दूंगा, क्योंकि 293 सीट भी हिंदुओं ने ही दी है। हाँ, ये जरूर सोचना होगा कि ऐसे आईटी सेल का क्या करना है जो सिर्फ ये लिखे कि आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आज यहां फीता काटा, आज वहां फीता काटा, आज ये कर दिया। जब आप अयोध्या जैसी सीट हार जाए तो सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि योगी जी भी हटा दिए जाएंगे और राजपूतों की नाराजगी को लेकर के बातचीत चल रही थी, तब पूरा बीजेपी आईटी सेल और एक है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी वो समय नहीं है, वो साइलेंट मोड में चला गया और 7वें चरण तक लगभग चला गया। बोला छोड़ो कोई बात नहीं, इस पे इतना डिबेट क्यों करना है। और वहां मैं देख रहा हूं प्रोपेगेंडा लगातार चल रहा था कि योगी जी हटा दिए जाएंगे, योगी जी हटा दिए जाएंगे। अंतिम चरण में मोदी जी ने एक बात कही, लेकिन उसका तब तक फायदा नहीं हुआ, डैमेज वाज डन। ये सारी चीजें जो वो बात भी तो सांकेतिक रूप में ही कही ना, स्पष्ट तब भी नहीं कहा। स्पष्ट तब भी नहीं कहा, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका देखिए डैमेज कितना भयावह हुआ है, पूरा पूर्वांचल साफ हो गया। आपका गठबंधन जितने लोगों को बुलाया था वो सब साफ हो गया, कहीं राजपूत नाराज, कहीं पंडित नाराज, कहीं भूमिहार नाराज। तो ये जो एक है इसको, लेकिन अब क्या कि इससे बीजेपी निराश होगी? नहीं, देखिए 2017 का गुजरात चुनाव हम सब एक के आपको आगे पूर्वांचल की माइलस्टोन बात है। आपने कही, आपको एक चीज बता दूं मैं आपको कि पूर्वांचल जिसको समझा जाता है ना, उसमें गोरखपुर की सीटें छोड़ दीजिए आप। गोरखपुर में इनका जो लॉस है वो केवल संत कबीर नगर और बस्ती का कहा जा सकता है। बाकी सारी सीटें जो है वो जीत ली हैं। गोरखपुर जीत ली, महाराजगंज जीत ली, कुशीनगर जीत ली, देवरिया जीत ली, बांसगांव जीत ली, सलेमपुर जीत ली। ये तो योगी जी ने अपने इन्फ्लुएंस की तो सीटें दे दी, लेकिन जहां पर सारे टिकट जो है वो अपने हिसाब से बांटे गए थे, वो पूरा आप देख लो, बलिया से लेके और गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर और आपका लालगंज, आजमगढ़, पूरा आपका अकबर, अंबेडकर नगर, यहाँ तक कि अयोध्या में अभी बात कर रहा था और आरएसएस वालों से बात कर रहा था, वो कहता हम लोग तो घर बैठ गए थे जब ये कह दिया नड्डा जी ने। और ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम आरएसएस का काडर बहुत मजबूत है। हम सब घर बैठ गए, कहा भाई जब इनको जरूरत ही नहीं है तो ठीक है, अपने आप कर ही लेंगे। पिछले और 1.5 साल से हम जेपी नड्डा जी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से खराब प्रेसिडेंट आज तक नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का। जेपी चलिए, नड्डा जी जितेश जी है हमारे साथ में, तो थोड़ा जितेश जी से भी नहीं, चर्चा एक कर पॉइंट लेते हैं। मेरा रह गया था वरना मैं भूल जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर। बताइए। मैं, चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में इतना लंबा समय आपका अनुभव है, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, चीफ सेक्रेटरी सर कौन चुनता है?
नाम नॉर्मल बता दीजिए कोर्स सर। में नॉर्मल कोर्स में तो चीफ मिनिस्टर चुनता है, लेकिन कम से यूपी कम के मैं यूपी के कोर्स की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक यूपी। नहीं तो खाली यूपी की क्यों कर रहे हैं आप? राजस्थान की भी कर लीजिए ना। नहीं, राजस्थान की करेंगे, यहाँ यहाँ वो भी हार। यहाँ भी चीफ मिनिस्टर चूज नहीं कर पाया अपना चीफ सेक्रेटरी। नहीं, वो अलग बात करूंगा। मैं स्पेसिफिक यूपी को लेकर के बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, इस चीज को जानते हैं। यूपी में किसकी चली थी चीफ सेक्रेटरी चुनने में? ऊपर से 2022 भेजा से हम गया इस पे भाई। बात कर रहे हैं। दुर्गा हाँ? शंकर मिश्रा जो हैं उनको 2-2 बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है रूल्स को रिलैक्स करके। रूल्स के अंतर्गत किसी भी चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने के से अधिक एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, लेकिन ठीक। दुर्गा शंकर मिश्रा जी को 2.5 साल का एक्सटेंशन दिया जा चुका है, और पिछला एक्सटेंशन जब हुआ तो योगी जी को भी पता नहीं चला। ठीक, एक लाइन में यही यूपी के 30 सीट के लॉस का कारण है। टिकट बंटवारे के समय हम लोग बोल भी रहे थे। अब एक चीज जरूर और हुई है अरे कि भाई टिकट पे तो पूछ लेते, मुख्यमंत्री जो है वो पॉलिटिकल नॉलेज भी तो रखता है। ये आ रही नहीं, है, लेकिन समाचार आ रहा है कि 35 सीटें, 35 कैंडिडेट जो योगी जी ने प्रपोज किए थे वो सारे के सारे टर्न डाउन कर दिए गए। सारे रिजेक्ट हो गए, सारे रिजेक्ट हो गए। योगी नहीं, जी का सजेस्ट किया हुआ एक भी नहीं चला। और मैंने अभी पिछला कार्यक्रम किया था तो मैंने आपको वैभव सिंह का ट्वीट पढ़ के बताया था कि भी कैसे नहीं, कह नहीं, रहा है कि नेताओं ने उनसे अप्रोच किया कि हम टिकट चाहते हैं, तो उनको ये कह दिया गया कि उनको योगी जी ने कहा कि मेरे से सिफारिश कराओगे तो 100% जालो नहीं मिलेगा। और छोटी-छोटी बिल्कुल ये बातें आ रही हैं। अब फैज़ाबाद का सब कह रहे हैं कि साहब के फैज़ाबाद की क्यों सीट की। हम सब जानते हैं लल्लू सिंह जी किस तरह के आदमी हैं। अब मामला थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुआ तो लल्लू सिंह लुढ़क गए। अब लोग कह रहे हैं कि ये बदतमीज़ आदमी है, लेकिन अमित शाह जी के लिए प्रायोरिटी ये थी कि वो योगी के सामने किसी राजपूत फेस को खड़ा कर सकें। उसके लिए वो राजा भैया से विशेष तौर से जो मिलने गए थे उसमें ये था, तो सारे हार अगर गए राजा ना। भैया को खड़ा कर दें। जिन अरे लोगों ने भाई सोचा कि फेस बनाएंगे योगी जी के आगे, वो सारे हार गए। बलिया भी हार गए सनातन पांडे से। वो सनातन पांडे जो मुख्तार अंसारी को कंधा दिया था। तो अब तो प्रसन्न है ना। अब तो अमित शाह भी काफी प्रसन्न होंगे अपने इस विशेष रणनीति से। मैं उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मोर और लेस जिस प्रकार से राजपूत विवाद भी हुआ, आप देखिए उसका इम्पैक्ट। मैं कह रहा था कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ सोशल और मीडिया मैं तक ही है, थोड़ा आपको बहुत। बिल्कुल निश्चित रूप से बता रहा हूँ, और इसका विवेचन भी होगा आगे भी, और हम पाएँगे यही होगी कि ये जो पूर्वांचल की सारी सीटें जो है, पूर्वांचल में जो सफाया हुआ है, वो ब्राह्मणों और ठाकुरों के कारण हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उत्तर प्रदेश 100%। में आप सवर्णों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी संख्या 30% से अधिक है। और एक चीज और हुआ ना संजय सर, एक सीट हराते 47 सीटें हरा दी। नाराजगी थी कैंडिडेट से, बोला एक ये वाली सीट हरा देंगे, बाकी तो 399 बीजेपी जीत ही रही है। तो ऐसा करते करते जो है 399 हो गया, 398 हो गया। ऐसा करते करते 47 सीटें बीजेपी की मार ली गई। और आइए अब बीजेपी जितेश जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये राजस्थान में क्या हुआ? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। जीत तो एक वोट से भी हो जाती है, जीत ही मानी जाती है, लेकिन विक्ट्री नहीं है ये। और हम पहले ही कह रहे थे कि विक्ट्री होनी चाहिए थी, 400 सीट आनी चाहिए थी। चाहे हमको यूसीसी बीजेपी को लाना हो, एनडीए को, चाहे और कोई बिल लाना हो, तो उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी अब। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर एम फैक्टर जो है पूरी तरह से, मैंने एक विश्लेषण निकाला है, एम फैक्टर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को गया। एम मानी मुस्लिम, मीना और माली, जी, जे और वाई। जी से जाट, जे से गुजर, जे से जाट, जी से गुजर और वाई से यादव। ये जो समाज है, जो विधानसभा चुनाव में जिन समाजों ने, क्योंकि पूरा कास्ट की राजनीति राजस्थान में हुई, वो बीजेपी पहले चरण में पता नहीं कर पाई, अंदाजा नहीं लगा पाई। क्योंकि जाबर सिंह खर्रा से जब हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो कार्यकर्ता नहीं, मुझे लगता है नेता भी ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अब एक तो गलती ये हुई, 11 सीटों का नुकसान। 10 साल से खाता नहीं खुला था जिस कांग्रेस पार्टी का, उसने 11 सीटें यहाँ पे हासिल की है। तो बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ। कास्ट सिचुएशन को वो सेट नहीं कर पाए, मतलब जातिगत समीकरण को बैठा नहीं पाए, और जातिगत समीकरण में यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ। जैसा कि अभिषेक भाई भी अभी बात कर रहे थे यूपी की,
तो यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेसी का दबदबा ज्यादा रहा सर, आप तो खुद रहे। लेकिन जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के बराबर हो गए, चीफ सेक्रेटरी सरकार चला रहे थे, ऐसा नैरेटिव कहा गया, और बहुत ही बीजेपी ने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की लेकिन ग्राउंडेड लीडर उठाकर मतलब जमीन से उठाकर आसमान पे ले जाने वाली बात थी कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया पाया। मान लीजिए वो अपने कंधे पर 30 किलो वजन लेके ढो सकते थे जब वो प्रदेश के महामंत्री थे, उन पे सीधा 200 किलो का वजन डाल दिया। तो वो उस तरह से मुझे लग रहा है कि सिस्टम को यहाँ तो समझ नहीं पाए, पहले बार के विधायक थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया, और ब्यूरोक्रेसी उन पे हावी हो गई, और ब्यूरोक्रेसी वही लगी हुई थी जो कांग्रेस पार्टी के दौरान लगी हुई थी, और कास्ट इक्वेशन नहीं बैठा पाए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर 11 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं सर देश के लिहाज से, जो मैंने विश्लेषण किया है आज पूरे दिन में कि क्या कारण रहा कि देश में नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। टिकट बंटवारा, जो टिकट वितरण था, 100 से ज्यादा सांसद जो जीते हुए थे 2019 में, उनके टिकट काटे गए, ज्यादातर नए चेहरे उतारे गए, एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे यूपी में भी एक्सपेरिमेंट हुआ। एक महंगाई और बेरोजगारी का एक नैरेटिव बन चुका था जिसको बीजेपी सही समय पर क्रैक नहीं कर पाई, जो महंगाई और बेरोजगारी का नैरेटिव बना दिया। दूसरा था, तीसरी चीज मुझे लगी, जो वामपंथी दलों ने और ये वामपंथी पत्रकारों ने की लॉबी ने एक नैरेटिव खड़ा किया कि संविधान खतरे में है, और ये अगर ये भारतीय जनता पार्टी आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि सही समय पे ये नैरेटिव सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाई, बीजेपी की आईटी सेल यहाँ पे मुझे कमजोर नजर आई। और तीसरा, और उसके बाद चौथा कारण, सांसदों से नाराजगी। देखिए सर, हिंदी बेल्ट के अंदर मुझे ये नजर आया कि सांसदों से बड़ी नाराजगी थी कुछ सांसदों से। राजस्थान में भी कुछ टिकट कटने चाहिए थे, वो नहीं कटे, जो नहीं कटना चाहिए था वो कट गया। राहुल कसवा एक बड़े जाट लीडर थे, उनका टिकट नहीं कटना चाहिए था। सिर्फ राजेंद्र राठौड़, उनकी लड़ाई होती है, आपसी फूट और लड़ाई के कारण उनका टिकट कटता है, जिसका नुकसान ओवरऑल पूरे शेखावटी में हुआ है। शेखावटी की चारों सीटें अब कांग्रेस पार्टी के मतलब खाते में गई है। तो सर ये मुझे एक लगता है कि ये राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ, बनस्पत पूरे देश का उदाहरण आप ले लीजिए। अमूमन पूरे देश के अंदर यही स्थिति है कि सांसदों की नाराजगी, जो जिनसे नाराज थे उनको तो टिकट दे दी, और जिनसे नहीं नाराज थे उनकी काट दी। तो मतलब अलीफ साहब, मतलब ये टिकट वितरण का भी जो है वो कई लोगों से नहीं पूछा गया, बिना पूछे थोपा हुआ, जैसे मुख्यमंत्री बनाया, थोपे हुए कुछ लोगों को टिकट दे दिया। मुझे जो और कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री से पूछा क्या? किसी से नहीं पूछा सर, किसी से पूछा ही नहीं ना। इस बार मुझे लगा ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ भी। मुझे लगता है पीएम मोदी के पास पूरा फीडबैक ठीक नहीं गया, चाहे राजस्थान का हो चाहे कहीं पे भी हो। आप देखिए बीजेपी यहाँ पे राजस्थान ऑफिस में 2 बुजुर्ग व्यक्ति पूरा चुनाव संभाल रहे थे, जो 60-60, 70-70 साल की, पूरा मैनेजमेंट वो संभाल रहे हैं, और वो मुझे लगता है नहीं संभाल पाए। एक सर मुस्लिम आरक्षण वाला जो मुद्दा था, मुझे लगता है कि उसका भी नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। तो मतलब ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें, लेकिन यूपी में मिरेकल नुकसान होना ये बहुत बड़ी बात है कि यूपी जैसे प्रदेश में नुकसान हो रहा है। उसमें जो अभी अभिषेक भाई भी कह रहे थे कि योगी के बारे में जो इस तरह की चल रही थी कि योगी को हटा देंगे। एक सर राजस्थान में राजपूतों ने भी वोट नहीं किया, रविंद्र भाटी को उनको बैठा देना चाहिए था, स्ट्रेटेजिकली उन्होंने नुकसान किया रविंद्र भाटी से। ओवरऑल राजपूत समाज का राजस्थान का कई जगह वोट बैंक छिटका है। ओवरऑल नुकसान देखें तो कास्ट इक्वेशन पे राजस्थान में, तो कास्ट इक्वेशन पे भारतीय जनता पार्टी सटीक नहीं निशाना लगा पाई। सारे पदों पर देखिए सर, मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि अधिकतर पदों पर जो एसटी एससी के बीच में मैसेज था कि यहाँ पे अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज से थे, और यहाँ पर मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से थे, चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण समाज से थे, और जो यहाँ पर राज्यपाल है वो भी ब्राह्मण है। तो अमूमन पदों पर ब्राह्मण थे। हालांकि हम कास्टिज्म की बात नहीं करते, मैं खुद जातिवाद को नहीं मानता, लेकिन मैं जब दौसा और टोंक सवाई माधोपुर गया, जब मीणाओं के बीच में, एसटी के बीच में, एससी के बीच में, तो वहां पर एक नैरेटिव उनके ग्रुप में चला जिसमें 20-25 नाम ब्राह्मण समाज के प्रमुख पदों पर जो बीजेपी के हैं उनके लिखकर एक नैरेटिव से चढ़ा, जिसको वामपंथियों ने तूल देके और बड़ा बना दिया। बीजेपी उस बात को समझ नहीं पाई। मुझे लगता है, मैंने सीपी जोशी से एक दिन बात की थी, मैंने उनको बोला कि सर आप हट सकते थे चुनाव से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा, जो बीजेपी के अध्यक्ष है, कि मैं तो हटना चाहता था, मुझे पार्टी नहीं हटाया, मैं तो 2 बार बोल के आया कि मेरे को चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने कहा आपको टिकट भी दे रहे हैं, आप संभालो। अब बीजेपी अध्यक्ष तो पूरे टाइम चुनाव में रहे, वो चुनाव संभाल नहीं पाए। भजन लाल जी शर्मा नए थे,
और संगठन महामंत्री वो पहले से अलविदा कर दिया था यहाँ से उनको, जिनको जिनको नॉलेज थी। मुझे लगता है चंद्रशेखर ये जी को बहुत बड़ा गलत कदम था जो संगठन महामंत्री को ऐन मौके पर यहाँ से भेजा गया। तेलंगाना में वो प्लस हुए हैं वहाँ पे। उन्होंने तेलंगाना में तो सर रिजल्ट दे दिया। हाँ, उन्होंने तेलंगाना में रिजल्ट दे दिया चंद्रशेखर जी ने। तो सर ये देखिए, उनका पकड़ थी जनता तक, 20 तक, मुद्दे तक। अब देखिए सर, इसमें नुकसान क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस बंदा पूरा चुनाव लड़ा था। वसुंधरा जी आपको पता ही है, वो तो एक सीट पे ही चुनाव लड़ रही थी और नुकसान भी पहुंचा रही होगी अंदर खाने, मुझे लगता है। तो वहां वो थी नहीं। और जो एक्सपीरियंस बंदे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। अर्जुन राम मेघवाल खुद चुनाव लड़ रहे थे। ओम बिरला खुद की स्थिति खराब थी। तो वो चुनाव तो जीते हैं, लेकिन ऐसे ही जीते हैं, 20-50 हजार से जीते हैं। तो सारे आप गणित देखेंगे राजस्थान की, तो कोई संभालने वाला नेता नहीं था। विनय सहस्त्रबुद्धे अच्छे लीडर हैं, लास्ट समय में आए प्रभारी बनकर, वो उनको बीच में भेजा। अब वो यहाँ की गणित ही नहीं समझते कुछ। तो मुझे लगता है सर, ओवरऑल ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन जो अति आत्मविश्वास है, मुझे लगता है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान जैसे क्षेत्र में, जहां पर हाल ही में अभी चुनाव जीते हैं। सर देखिए, मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीटें अभी दिख रही है, तो मध्य प्रदेश में 100% रिजल्ट हो गया वहां के मुख्यमंत्री का। छत्तीसगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री का रिजल्ट हो गया। राजस्थान में यहाँ के मुख्यमंत्री का रिजल्ट ये है कि यहाँ पे 11 सीटें डाउन गई है। तो ओवरऑल तीनों सीटों को, तीनों स्टेट को उठा लो तो यहाँ 11 सीटें नुकसान हुई है। तो ये क्या कारण है? क्या कास्ट इक्वेशन बड़ा कारण है? ये बीजेपी के लिए बड़ा रिसर्च का विषय है कि कास्ट इक्वेशन बड़ा कारण था, टिकट वितरण बड़ा कारण था, या फिर आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आप देखिए, उनकी गृह क्षेत्र से हार गए मुख्यमंत्री के, भजन लाल जी के गृह क्षेत्र भरतपुर से जो कोहली थे, रामस्वरूप कोहली, वो चुनाव हार गए। उनका गृह क्षेत्र था। मैं वहां पे जब गया था तो लोग मुझे कह रहे थे कि पर्ची सीएम बना दिया। भैया हमसे तो पूछो ही ना है, हमसे पूछो ही ना, पर्ची ने सीएम बना दियो। ये ऐसे कर रहे हैं। और वहां पे सर ये मुझे लगता नहीं, कारण ये नहीं था। भजन लाल जी नए नए अच्छे ग्राउंडेड लीडर हैं, लेकिन सर एक्चुअली नैरेटिव ये बन गया कि बिना पूछे ही भारतीय जनता पार्टी में कुछ निर्णय होते हैं। तो ये एक नैरेटिव बन गया। और दूसरा, जाट समाज भरतपुर का भी नाराज था। मुझे किसी ने बताया विश्वेंद्र सिंह भरतपुर से आना चाह रहे थे, बीजेपी में ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ नेताओं ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी दुकान समाप्त हो जाती अगर विश्वेंद्र सिंह आते, कांग्रेस के बड़े लीडर। हालांकि और मेरे को भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं में जब भी बीजेपी कार्यालय जाता सर, ये पूरे देश के लिए सुनने की बात है, और मोदी सुनने तो बहुत अच्छी बात है। सबने ये बोला, यार ये तो किसी को भी वॉशिंग मशीन है, किसी को भी ला रहे हैं गंदे से गंदे कांग्रेस के आदमी को, और धो रहे हैं और साफ करके बाहर निकाल रहे हैं। और बोले मनमानी कर रखी, किसी भी नेता जिससे हम 20 साल 30 साल लड़ते रहे उसको लेके आ रहे हैं। अब महेंद्रजीत सिंह मालविया से वहां के, जो मैं गया, वो मुझे डूंगरपुर बांसवाड़ा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि 20 साल हम लड़ते रहे मालविया से आइडियोलॉजिकली। उसने धर्मांतरण कराया, ईसाई धर्मांतरण कराया, तमाम चीजें की, हमारे हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाया, उनको उठा के चुनाव लड़ा रहे हैं। तो सर कुछ चीजें मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक, मोदी जी की मिस्टेक नहीं है ये। मोदी जी के पास फीडबैक प्रॉपर नहीं गया, मुझे लगता है। जो फीडबैक देने वाले लोग थे वो मोदी जी के साथ गलत कर रहे थे, या मोदी जी के साथ धोखा कर रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद इतने साल धरातल पे रहे हैं और ढाणी तक में रहे हैं, और वो आम आदमी, आम कार्यकर्ता का दर्द पीड़ा समझते हैं। लेकिन आप देखिए कि ऐसी कार्यकर्ता की पीड़ा थी कि 20 साल हम लड़ते रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया से, अब इसको चलिए आगे लाके चलते हैं। अब आगे चलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, मैं ओंकार जी के पास जाऊंगा सीधे। ओंकार जी, बाकी सब तो ठीक है, वाराणसी में क्या हुआ? अयोध्या भी पूछ लीजिए सर। अयोध्या में थोड़ी अयोध्या बहुत लल्लू सिंह की चर्चा हो गई। अयोध्या में आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे का कायाकल्प कर दिया, पूरी अयोध्या का भी कायाकल्प कर दिया। वहाँ पर आपने रोजगार जनरेट कर दिए। वहाँ के व्यापारियों से पूछो, दुकानदारों से पूछो, आम नागरिकों से पूछो, सब कह रहे हैं कि हमारी आमदनी 2 से लेकर के 4 गुना तक बढ़ गई है। और देश भर से जो यहाँ भगवान राम के दर्शन करने के लिए आते हैं, जाहिर है वो रुकते भी हैं, वो कुछ खरीदारी भी करते हैं, कुछ वो खाते सब ठीक पीते भी होंगे। है, लेकिन आप जो है किसी व्यक्ति को आप घृणा करते हो, उसको आपके ऊपर थोप देंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, तो अब क्या करें, ये जो ऐसे आदमी को थोप दिया। लल्लू सिंह की बदतमीजियां जग प्रसिद्ध हैं। पिछली बार भी जो था उनको हटाने का था बड़ी मुश्किल से, लेकिन लल्लू सिंह को कुछ लोगों का वरद हस्त था।
और योगी जी के मना करने के बाद भी योगी जी से तो खैर पूछते ही नहीं थे, ये ऊपर से दाग देते थे। नहीं चलिए, अयोध्या में नहीं, तो लल्लू सिंह बहाना हो गए, उनका मैं तो व्यवहार बहाना वाराणसी हो पूछ गया। रहा हूँ, वाराणसी जिसके वाराणसी नाम पर पूरे देश का चुनाव लड़ा गया, उसका वही क्या हुआ? जो विकास के काम इन्होंने अयोध्या में कराए वही इन्होंने काशी में भी कराए हैं। काशी में तो बल्कि और जोर लगाया है, वहां पर सारे घाट चमका दिए, सब तारीफ भी करते हैं। इसके बावजूद आप विकास करा करके ये तो साबित हो गया ना कि आप विकास के नाम पर तो चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। ये तो साबित हो गया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी सड़कें बनी हैं, जितने नए हवाई अड्डे बने हैं, जितना निवेश आया है, जितने प्रयास किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि और किसी प्रदेश में नहीं किए गए हैं, क्योंकि इनको पता था कि 80 सीटें हैं वहां पर, और वहां अगर हम हर तरह के प्रयास करेंगे, जोर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इनको पता था कि 2014 और 2019 दोनों चुनाव में अगर बहुमत मिला है बीजेपी को और मोदी को, तो वो उत्तर प्रदेश की वजह से मिला है। भाई 70 से ज्यादा सीटें जो है 2014 में आई थी, और 2019 में भी 64 सीटें आ गई थी बीजेपी की और सहयोगी दलों की। और याद करिए ना, 2004 को अटल जी भी सत्ता से बाहर गए थे, तो उत्तर प्रदेश की वजह से ही गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश अगर कमजोर ना पड़ता तो अटल जी सत्ता से बाहर ना जाते शायद। उनकी सीटें कम से कम उतनी तो, उससे ज्यादा तो रहती जितनी कांग्रेस की थी। आंध्र प्रदेश का भी कारण था। आंध्र तो प्रदेश जीरो मुझे हो गया था लगता है चंद्रबाबू कि नायडू। केवल विकास करा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीड घटी है काशी में, 150 या 155, 1,55,000 के आसपास उनकी जीत हुई है, ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। और अगर अगला चुनाव उनको लड़ना होगा तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि मैं काशी से ही लड़ूं या गुजरात से लड़ूं। अब देखिए, आप गांधीनगर से अमित शाह को 7.5 लाख से ज्यादा की विक्ट्री मिली है। जी, गुजरात अभिषेक भी जी तो आपका स्वीप क्या नहीं कहना है? सर, गुजरात भी तो स्वीप नहीं हुआ ना सर। कहा तो जा रहा था कि मोदी और शाह जी के जाने के बाद ठीक है उनके अरे नाम कई पर। सीटें तो बहुत कम अंतर से जीती हैं। पोरबंदर की सीट देख लीजिए, कितने कम अंतर से जीती मैं है। वही कह रहा हूँ। एक एक मैं एक तो एक जो आपसे वाराणसी पूछ रहा हूँ, आप वाराणसी बताइए। अभिषेक जी आप क्या कहते हैं? सिर्फ वाराणसी बोलूंगा तो सर गड़बड़ा जाएगा। यूपी से लेकर के पूरे बिहार में आप सीटें, बिहार में तो फिर भी सीटें बचा गए, लेकिन हर जगह आपका मार्जिन कम हुआ है सर, 1-1 1.5 लाख। मैं बिहार के बारे में भी कह रहा था और यूपी के बारे में भी, जो कैंडिडेट के स्तर पर नाराजगी थी, तो लोगों ने क्या किया, ये यूजलेस कैंडिडेट है, बीजेपी तो जीत ही नहीं है, इस कैंडिडेट को हरा देते हैं। अब आप देखिए सर, इंदौर में 2 लाख नोटा वोट पड़ा है, सुमित्रा महाजन की नाराजगी थी। ये आप बताइए, भारत के इतिहास में कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें 2 लाख नोटा वोट पड़ा हो और भाजपा का वोट पड़ा है? तो जेपी नड्डा जी ने तो कह दिया था, जहां जिस स्टेट में ठीक है आप 29 जीते, वो मोहन यादव की काबिलियत थी, वो पे दिख रहा था कि वहां पर अलग स्वीप है। लेकिन जिस स्टेट में हर चौथा व्यक्ति संघी हो, आप ये कहने पर उतारू हो जाए कि बीजेपी को संघ की आवश्यकता नहीं, तो लीजिए, आ गए ना 32 पर। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमको राजपूतों को, पंडितों को इग्नोर करके चलोगे, सवर्णों को इग्नोर करके चलोगे तो नहीं होगा। ये बातें तो, अब एक चीज और है, लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत होने की वजह से। आपका एग्जिट पोल क्यों गलत हुआ? अरे भाई, यूपी को लेकर के किसी ने भी नहीं सोचा था। बंगाल में ऐसा हो सकता है आपको चिंतामणि अभिषेक तिवारी से, चिंतामणि के पोल और अभिषेक तिवारी के पोल पे डाउट हो। आप मुझे बंगाल का बताइए कि किस ओपिनियन पोल में करने, इवन योगेंद्र यादव का ले लिए, किसने बोला था कि बंगाल में बीजेपी की ये दुर्गति होगी? कुछ सीरियस है, जहां पर लोग वोट जरूर कर रहे हैं, बात करने की, मैं वोट कर रहा हूं, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो अलग चर्चा का विषय है, वो अलग उस पर अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी पर फीडबैक, वो नहीं पहुंचा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं मोदी जी के साथ हूं। अब मिथिलेश तिवारी का आपको उदाहरण देता हूं सर। मैंने कितनी बार कहा था कि बक्सर की सीट अगर आनंद मिश्रा को मिलती तो गारंटी जीतते। अब थोड़ा ये अध्ययन करने की चीज है, अब तो यहां पर 7-8 दिन और अध्ययन लगेगा। 29,000 वोट से लगभग बक्सर की सीट बीजेपी हार गई।
अब आनंद मिश्रा को मिले 45,000 वोट। किसके वोट मिले हैं? कंप्लीट ब्राह्मणों के, और कोई समुदाय नहीं और कोई जाति नहीं, उसमें किसी मुसलमान ने नहीं दिया, किसी यादव ने वोट नहीं किया। तो आप आनंद मिश्रा को क्यों नहीं दिए जब असम का कैडर वो छोड़ के आया? और मिथिलेश तिवारी थे भी नहीं बक्सर के। ऐसा भी नहीं कि आपने वहां के लोकल आदमी को दे दिया जिसके वजह से आप ये एक्सक्यूज देते कि भाई हमने लोकल को दिया। तो किसके टिकट बंटवारे में चले? विनोद तावड़े जी का स्टेक बहुत गंभीर हो गया यहां पर। वो उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे विनोद तावड़े जी से कि आपको बिहार का प्रभारी बताया था, कहां क्या नाराजगी थी, आपको पता नहीं चला? और नहीं चला तो क्यों नहीं पता चला? वहीं पर आप देखिए कि जिस नीतीश कुमार को इन लोगों ने इतना कमजोर समझा, उसने बड़ा अच्छा टिकट सिलेक्शन किया और कन्वर्ट करा के लेके आया है। आप कुछ भी कहिए चिराग पासवान को कि नया है, जैसा है, लेकिन उसने अपनी 5 की 5 सीटें दी, जीत के दिया मोदी जी को। तो बीजेपी क्यों नहीं कर पाई अब उस संगठन पे काम, अपने ऊपर काम? वो सिर्फ इसीलिए कि सारे कैडर्स हो गए और कहा कि मोदी जी आएंगे, रैली करेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो 293 सीट आने पर न तो मैं बाकियों की तरह हिंदुओं को गाली देने वाला हूं, न मोदी जी को, क्योंकि इन्हीं दोनों के वजह से ये सीटें भी आई हैं, वरना इतनी सीटें भी ना आती। और ना ही मैं किसी राजपूत को गाली देने वाला हूं और न किसी ब्राह्मण को। मैं जानता हूं कि उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट कई सीटों पर वोटिंग की है, तब भी वो इसलिए क्योंकि उस नाराजगी को आपने बड़ा बनने दिया, आप इग्नोर करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में दिया गया एक बयान, उस बयान की आवश्यकता क्या थी? वो ना भी देते तब भी तो चल जाता। और आप नुपुर शर्मा को तो एक बयान पे हटा देते हैं, आप उसी वक्त अगर रूपाला को सैक कर देते तो संभवतः ये चीजें ना होती। अब टेनी मिश्रा की बात करते, ओवर कॉन्फिडेंस देखिए सर, 8 की 8 विधानसभा लखीमपुर खीरी तो आपका जिला है, जीती 2022 में। कब? वो भी किसान अब एक बात और बता दूं आपको, एक बात और बता देता हूं। वो जो 8 विधायक जीते हैं उनमें से 5 का विरोध किया था श्रीमान जी ने। मैं वही उसी पॉइंट पे आ ही रहा था सर, आपने रोक दिया कि 8 की 8 विधानसभा जीती लखीमपुर खीरी, वो भी तब जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था। खैर आपने टेनी मिश्रा को टिकट दे दिया, लेकिन क्या टेनी मिश्रा ने रूठे हुए वो 6 जो विधायक हैं उनको मनाने का प्रयास किया? 8 में से 6 विधायक नाराज चल रहे हैं, आप मनाएंगे भी नहीं तो रिजल्ट तो यही आएगा जो होगा। संगीत सोम वाला उदाहरण ले लेते हैं, आज चूंकि बाल्यान जी की का चैप्टर खुल ही गया तो ले लेते हैं। क्यों नाराज होने दिया आपने संगीत सोम को? आप क्या सोचे थे कि उसका बिल्कुल महत्व नहीं है? अब वो राजनीति में नल्ला है, यूं ही विधायक बन गया था, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। आप अगर मना लिए होते समय पे जाकर के, अगर स्वयं जाकर के मनाया होता तो ठीक है, प्रभारी को भेज रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं, निर्णायक चुनाव है भाई। मैं बार बार कह रहा था कि जब भी पानीपत का युद्ध हुआ तो भारत 100 साल पीछे चला गया। अब 2047 की परिकल्पना कर रहे थे मोदी जी। अब स्थिति यह है कि मोदी जी वो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे जिस बारे में, और हिंदुओं को सोचना भी नहीं चाहिए उस निर्णय के बारे में, क्योंकि आपने वो चीजें नहीं दी। तो एक जो वाराणसी को लेकर के आपने प्रश्न पूछा कि वाराणसी में क्यों कम हुआ, जब ये नैरेटिव बन रहा था तब जयपुर डायलॉग इकलौता चैनल था जिसने बताया कि कॉरिडोर की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन तब तक ग्राउंड पर यह सेंटीमेंट बनाने में वामपंथी लिबरल लोग कामयाब हुए कि वहां पर मूर्तियों को नष्ट किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ये महादेव की नगरी का अपमान है। याद है सर जब मैं कह रहा था तो ये चीजें कि इसको रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन यूट्यूबर्स के रीच घटे जा रहे थे और बीजेपी आईटी सेल जो है वो ऐसे यूट्यूबर से पॉडकास्ट करवा रही थी, स्मृति ईरानी जी का, जो अत्यंत लिबरल थे, जिनकी व्यूअरशिप उनको कमेंट बॉक्स में गालियां दे रही थी। आपने घर तक ले लिया लेकिन आप सीट नहीं बचा पाई। बुरा लग रहा है स्मृति ईरानी जी के लिए, लेकिन उनकी आईटी सेल उससे अधिक जिम्मेदार है। अब रही बात कि क्या मैं खुद को गाली दूं, मुझे जितना बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में परिश्रम करना था अकेले अपने पेट्रोल के पैसे पे स्वयं फूंक करके हमने किया। मैं तब भी हिंदुओं के साथ था, मैं तब भी हिंदू था, तब भी बीजेपी का समर्थन था, अभी भी समर्थन है।
प्रश्न ये है कि क्या अब बिहार और यूपी 2027 और 2025 इस निर्णायक मोड़ पर, जहां पर बिहार में भी वोट शेयर एकदम एज पे खड़ा है, और ये सर चुनाव मोदी का था, इसलिए राजद जो है यहां पर आकर के रुकी है। बिहार 2025 में ऐसा चुनाव नहीं होगा, यह महायुद्ध होगा, और 2027 उत्तर प्रदेश भी महायुद्ध होगा। इस दो निर्णायक लड़ाई को कैसे जीता जाए, अब इस पे हमें बैठक करना होगा, समीक्षा करना होगा, वरना बहुत दुर्गति हो जाएगी। वैसे सर, मैं एक कुछ अच्छी बात, एक मिनट सर, एक और लाइन कंप्लीट कर लूं। वैसे ये अच्छी बात है कि मोदी जी को इस सिचुएशन से गुजरने की आदत है। 2017 में गुजरात इलेक्शन में वो गुजरे थे, और जब ओवरकम किया तो सीधे 160 सीट पर गुजरात में पहुंचे। ये एक अच्छा टेक अवे है जी। जी, तो सर मैं एक दिलचस्प आंकड़ा बताना चाह रहा था जी बताइए। कि सर अभी 11.33% का राजस्थान में अंतर रहा है। मतलब अभी बीजेपी को वोट प्रतिशत रहा है 49.14%, भाजपा का वोट शेयर रहा है, और कांग्रेस का 37.91। तो 11% का अंतर रहा है। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का 39.5% था और बीजेपी का 41.7%, यानी 2.20 का अंतर था वोट प्रतिशत का। लेकिन अभी 11.33% का वोट शेयर का अंतर बढ़ा है। तो ये अंतर जो है ना सर, ये अंतर भी बढ़ा है। मतलब बीजेपी को वोट बैंक तो मिला है, लेकिन अन्य पार्टी को भी मिला है। यहाँ पर ये देखिए, अन्य पार्टी को ज्यादा मिल गया, 7.5% अन्य पार्टियों को मिल गया, जिसमें सीपीएम को वोट मिले 1.97% और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1.80% मतदान, नोटा को 0.84% मतदान हुआ है और बसपा को 0.74% मतदान हुआ है। तो ये मत प्रतिशत का अंतर में आपके दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं कि वेरिएशन कहां हुआ है। तो जो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल वोट प्रतिशत तो बढ़ा है, लेकिन जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है ना सर, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे ठीक नहीं हुआ। जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन होना चाहिए था, जो, और सर एक सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चल रहा है, अभी पोस्ट चल रहा है, वो फेल होकर भी जश्न मना रहे हैं, वो फेल होकर भी जश्न मना रहे हैं, और हम पास होकर भी उदास हैं। ये आपके आने से पहले मैं कह चुका हूँ। वो ट्वीट फेल आ गया होकर भी मोदी जश्न जी मना का, रहे मोदी जी हैं, का ट्वीट और आ हम गया। पास होकर भी उदास हैं, क्योंकि हमें केवल पास नहीं होना था, मेरिट में आना था। जीतेश जी, ऐसा है, एक और थी, आप थोड़ा सा ये डेटा एनालिसिस कीजिएगा कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। और ये इसलिए है, हमने आप ध्यान हो, हम लोगों ने आपस में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो एक अधिकारी वर्ग है, एक समुदाय विशेष का, वो इस प्रकार का नैरेटिव चला रहा है 400 पार के संबंध में, और ये आपने भी आगे कम्युनिकेट किया था, मैंने भी आगे कम्युनिकेट किया था, लेकिन उससे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब पहले फेज में लॉस हो गया, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाया गया, तो आपने उसका जो परिणाम था 7 दिन के अंदर ही दूसरे फेज में देख लिया। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर आप। वहां पर गहलोत पुत्र भी हार गए, और ये जो आपको दिख रहा है जो 11% का अंतर, वो अधिकतर सेकंड फेज से आया। और आप बिल्कुल सेकंड सर, फेज सही की बोल रहे हैं। मार्जिन्स भी देख लीजिए, मार्जिन्स भी देख लीजिए आप सेकंड फेज की। सर वो 3,90,000 करीब महिमा सिंह जीती हैं। वही कह रहा हूँ ना, मार्जिन्स देख लीजिए आप सेकंड फेज। राजसमंद से। तो ये अंतर है। ये हम दर्शकों के प्रश्न भी लेने हैं मोदी जी हमको। का ट्वीट तो पढ़ पहले दीजिए मैं सर, कम से कम एक मिनट में लोग। हरियाणा पूछ लूं पहले ओंकार जी से। देखिए, हरियाणा में भी टिकट वितरण जो है वो ठीक नहीं रहा है। एक तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये अग्निवीर वाला जो मसला है, ये हरियाणा में भी चला है, ये वेस्ट यूपी में भी चला है और राजस्थान में भी चला है। बिल्कुल सही। इसने जो है असर डाला है एक बड़े मतदाता वर्ग पर। दूसरे जो टिकट वितरण है वो हरियाणा में भी गड़बड़ी हुई है, ये हमें मान करके चलना पड़ेगा। हरियाणा में जैसे हिसार में ये रणजीत चौटाला को ले आए, जो देवीलाल जी के सुपुत्र हैं, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं।
ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में बीजेपी में आ गए थे, मंत्री भी रहे मनोहर लाल खट्टर सरकार में। अब इनको वहां से टिकट दे दिया गया। और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चूंकि बीजेपी छोड़ी थी, वो गए थे तो इस उम्मीद में कि उनके बेटे को हिसार से कांग्रेस टिकट दे देगी, लेकिन वो नहीं मिला। तो अंदर खाते उन्होंने बीजेपी को हरवाने की वहां से कोशिश की, जो उनका प्रभाव क्षेत्र है। और वहां कुछ समीकरण ऐसे बैठ गए कि देवीलाल परिवार की 2 बहुएं वहां चुनाव लड़ रही थी। अजय चौटाला की पत्नी भी लड़ रही थी, नैना, और जो दूसरे उनके बेटे थे उनकी पुत्र वधू भी लड़ रही थी। तो INLD और जेजेपी और रणजीत चौटाला भी उसी परिवार से। तो ये तीनों एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए और जेपी जो है कांग्रेस का कैंडिडेट सीट निकाल गया। सिरसा में मैंने आपको पहले भी बताया था आपके प्रोग्राम में, वहां शैलजा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। अशोक तंवर को वहां से बीजेपी ने टिकट दिया आखिरी लम्हों में। अपनी कैंडिडेट जो सिटिंग MP थी सुनीता, उनका टिकट काट करके, वो बड़ा भारी पड़ गया। इनका जो कैंडिडेट था यहाँ सोनीपत में बडोली, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और MLA भी थे पड़ोस की सीट से, अच्छा चुनाव लड़े हैं। उनकी हार भी बहुत कम वोटों से होती हुई दिखाई दे रही है, 20-21 हजार वोटों से ही वो उनकी हार हो रही है। पर दीपेंद्र इस बार अच्छा चुनाव लड़े हैं रोहतक से, और रोहतक वैसा ही है जैसे एक टाइम में छपरोली हुआ करता था चौधरी चरण सिंह के लिए, या बागपत हुआ करता था उनके परिवार के लिए, कि अगर वो हार गए तो एक टाइम की तो रोटी ही नहीं बनती थी, लोग इतने दुखी हो जाते थे। तो यही हाल रोहतक में हुआ था, और यही वजह है इस बार 1-1.5 लाख से भी ज्यादा की अंतर से दीपेंद्र को जिता दिया है। जो एक और गलत टिकट दिया गया था, वो पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था, रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो को अंबाला से। और ये उसी समय मैंने कहा था कि ये बड़ा गलत टिकट हो गया है, यहाँ से किसी और को टिकट दिया जा सकता था। तो वहां पर भी इसीलिए बीजेपी हार गई है। जी, और अभिषेक जी देखिए, कुछ ट्वीट किए, 3-4 ट्वीट किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जरा हाँ, उनको मैं देखिए। वही तब तक हम दर्शकों के प्रश्न, अब इतने प्रश्न आ गए, अगर इनको सबको ले लिया हमने तो 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें भी हमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा। आइए दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। लगभग 100 प्रश्न आ गए हैं, इतने तो नहीं आंसर कर पाएंगे, तो दर्शकों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने प्रश्न तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अच्छे प्रश्न हैं उनको सबको हम चूज करके ले लेते हैं। जी, आरंभ करें प्रश्न। तब तक अभिषेक जी हैं जो नरेंद्र मोदी के ट्वीट पढ़ के हमको बताएंगे उसका जिस्ट। यस, नेक्स्ट वन। Megalomaniac Modi has made BJP a one-man show. This is very dangerous for the party too. Hopefully, this shocker will change things within BJP. Noted. बहुत सारे लोग इस तरह कह रहे हैं। और अब कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं लगने वाले, अधमरी सरकार चलेगी, मोदी विल बी इवन वीकर देन ही ऑलरेडी वाज। 5 साल बर्बाद। चलिए समय दीजिए थोड़ा। नेक्स्ट, बीजेपी को दमदार तरीके से चलानी है तो वक्फ SC/ST एक्ट को समाप्त करके दोनों मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदुओं को आरक्षण दें, हिंदू बहनों को मानने वालों को तत्काल सजा दें। SC/ST एक्ट समाप्त कराएंगे तो पता चला बिल्कुल ही आपका सफाया हो जाएगा। थोड़ा राजनीति में प्रैक्टिकल रहिए। विजय कालिका, भाऊ का अनुमान इतना गलत कैसे हो गया? मैंने तो पहले भी आपको बोला था जी। भाऊ का आज तक तो महाराष्ट्र के मामले में कभी गलत नहीं हुआ, इस बार उनका भी गलत हो गया, इसलिए हम लोग तो बच्चे हैं। सर महाराष्ट्र का मैं बोल रहा था, लेकिन आपके शो पे 5 दशक का अनुभव, उन्होंने इवन किताब लिखी और मुझे भेजी। मैं खुद महाराष्ट्र को लेकर के जितना शॉक्ड हूं कि क्या अजीत पवार को लेना ज्यादा बीजेपी के लिए डेंट करने वाला हुआ, या शिवसेना को तोड़ना ज्यादा,
देखा अभिषेक डेंजरस। जी मैंने 2 दिन पहले ही सर के शो में बोला था, 3 दिन पहले हम जुड़े हुए थे, तो मैंने बोला था कि शिवसेना असली नकली ये तोड़ना बड़ा नुकसानदेह हुआ, मुझे ऐसा लगा। मैंने सर के शो में भी बोला था, नहीं मुझे महाराष्ट्र में ठीक नुकसान है, नजर आ रहा है। लेकिन नहीं मेरा ठीक है, मैं भी चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति को जानता हूं थोड़ा सा, ये शिवसेना को तोड़ने तक तो ठीक था, उनकी सरकार गिराना तक तो ठीक था, पर अजित पवार को लेना वो ठीक नहीं था, उससे वो ज्यादा सब गलत इसलिए ठीक है, लेकिन इसलिए कि एक और मोटिवेशन था साहब, खुद जैसे योगी को साइडलाइन किया जा रहा था उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस को भी साइडलाइन किया जाना था, उसके लिए ये ये मैं सारे सुनना कार्यक्रम भी हो रहे थे। ये मैं लगभग सुनना कर चाहता ही हूँ। दिया गया, लगभग कर ही दिया गया। उनको बलात् डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो इच्छुक नहीं थे। तो ये जो साइडलाइनिंग वाली जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं ना, तो जो लोग साइडलाइन कर रहे हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा, तब बीजेपी आगे बढ़ेगी। मुझे नहीं पता कौन कर रहा था, अब लोग अपने आप समझ लें और पता कर लें। आज ठाकुर भी खुश है, जाट भी खुश है, यादव भी खुश है, दलित भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, अगड़े भी खुश है, पिछड़े भी खुश है, बस आज हिंदू निराश है। नहीं, एज ए हिंदू निराश तो मैं बहुत हूँ, ये तो सभी निराश मैं है। कहूँ। Well said. Next, 303 rider. I look at this positively. In his passion to facilitate Sabka Saath and Vishwas, BJP lost an mid-income group voters. Now I hope schemes will come like IT slab. देखिए अभी तो क्या है कि आगे कैसे चलेगा तो देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ तो इनको ड्रास्टिक करना पड़ेगा, और इसी वही वाली बात है, आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी रहे न पूरी पावे। तो अपना जो वोट बैंक है, अपना जो कोर आइडियोलॉजी है, अपने जो कोर लोग हैं, अपने जो कोर सपोर्टर्स हैं, उनको तो आपको राजी रखना ही पड़ेगा ना। अभी मैं उत्तर प्रदेश में बात कर रहा था, हमारे एक आरएसएस के साथी हैं, उनसे वो कह रहे साहब हमको कोई पूछते ही नहीं, हमारा छोटा छोटा काम भी कोई होता है तो कोई कराने को तैयार ही नहीं, और अगर आप लोग कोई काम लेके चले जाओ तो काम तो नहीं होगा, और ऊपर से उपदेश साथ में मिलेगा बोनस में। कमोबेश यही स्थिति इस समय राजस्थान में भी है। तो ये क्या है भाई? अच्छा, बीजेपी अलोन वर्सेस 232, जिसपे वो बहुत हंस रहे हैं। ठीक है, 30 सीट कम है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि 2019 और 14 को हटा दें तो 1992 से मेरी ठीक ठाक याददाश्त है, कब किसी को इतनी अच्छी आई थी और इतना सामने वाला 241 लेके भी निराश था, ये मुझे तो कम से कम याद नहीं आता। जश्न तो मन रहा था, इनफैक्ट नरसिम्हा राव की तो सरकार ही कम मार्जिन होने के बावजूद बन गई थी, पर ठीक है। ये जरूर है कि जो लोग सोच रहे हैं कि अभी सरकार पलट देंगे, ये कर देंगे, उनको एक मैं छोटा सा और अपडेट कर दूं कि 9 तो निर्दलीय साफ साफ नजर आ रहे हैं आने के लिए, और शिंदे और चिराग तो अलग फैक्टर है, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि कर्नाटक में भी 2 वाली जेडीएस है, और अपना दल और इनका भी जोड़ लीजिएगा, जो जाट पार्टी है इनकी, उनकी भी 2 निकल गई है आरएलडी की। अभिषेक भाई आप ठीक बोल रहे हैं कि ये लिख के लीजिए कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जीत यहाँ पे सीपी जोशी यहाँ पे राजस्थान में एक उदाहरण है, 1 सीट से भी जीते थे और वो 1 वोट से हार गए थे, और 1 वोट से जीतने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है, 1 वोट से हारने वाला भी मुख्यमंत्री रुक सकता है। तो अभी प्रधानमंत्री यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज आया है वो भी यही शो कर रहा है कि वो तीसरी बार देश की कमान संभालने को तैयार। हाँ, तो इसलिए जो लोग भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे साथी लोग, उन्होंने लिखा है देश की जनता जनार्दन, नहीं वो वाला नमक खा लेना, वो कौन सा होता है जिससे वो, मैं उनकी लैंग्वेज बता देता हूँ प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है ऊष्मा अधिक जनरेट होती है उससे, वो वाला नमक खा लेना थोड़ा सा, तो देश की जनता जनार्दन ने लोग भाग जाएंगे। उन्होंने ये लिखा है कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नए उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे।
तो सीधी सी बात जी है, हाँ, एक उनको मैसेज है। कहना चाहिए कि हम आत्मावलोकन भी करेंगे। आत्मावलोकन की बात नहीं आई है, आत्मावलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यकर्ता जिस तरह से अलग-थलग पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में भी, वो गंभीर विषय है। उससे ज्यादा गंभीर 2027 और 2025 यूपी बिहार का इलेक्शन है। अगर अभी से सीरियस ढंग से बैठ के नहीं की गई, इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया गया, और सबसे पहले ये ये नड्डा साहब चीफ से मिनिस्टर्स के कंधों पर सवारी करना बंद कीजिए। ये मेरा एक अनुरोध है हमारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से। और सर उनको नड्डा साहब का हो गया गाइडलाइंस सर। दीजिए और उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए, जैसे आप करते थे स्वयं गुजरात में। एक कार्यकर्ता का ये नाम नहीं जानते हैं, और अमित शाह जी की एक कितनी भी आलोचना हो जाए, अमित शाह जी पन्ना प्रमुख तक को, इवन आप चले जाइए त्रिपुरा में, वो नाम से बुला देते थे। कैसा है? तो एक वो बात जो अंतर है ना जेपी नड्डा साहब। वैसे कांग्रेस वालों को मैं याद दिला दूं कि 1991 में कांग्रेस को 244 सीटें मिली थी, पूर्ण जी। बहुमत नहीं मिला था, और पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार बना ली थी। जबकि उनका कोई प्रायर वो भी नहीं था गठबंधन। अलायंस नहीं था। नहीं, कोई सरकार alliance तो नहीं। बनेगी बनेगी। जी, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले लें। हे राम, द रिजल्ट प्रूव्ड 1 मोदी इज नॉट अ डिक्टेटर। ईवीएम सेव्ड इट्स स्किन। हाँ अजय साहब, ये तो है, बधाई हो, ताली बजा सकते हैं हम कि साहब ईवीएम जो है वो बच गई, उसकी जान नहीं गई। डेमोक्रेसी इज सेफ इन दी। अच्छा, ईवीएम बच भी गई और मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए, दोनों काम हो गए। ये तो मास्टर स्ट्रोक डेमोक्रेसी है। बच गया, ये तो डेमोक्रेसी मास्टर स्ट्रोक है साहब, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। नेक्स्ट। रोहित चौहान जी कह रहे हैं मोदी जी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, बोलना चाहिए कि जो वादा मैंने किया वो मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। फिर लोगों को पता चलेगा कि 18 घंटे काम करने वाला नेता कैसे होता है। अजी साहब, राजनीति में आपने गद्दी छोड़ी कि आप गए काम से। और आप इस ट्रैप में मत फंसिए। वेरी सून अपोजिशन विल ट्रेंड कि मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए। आप इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए। सत्ता तो येन केन प्रकारेण प्राप्त करने की चीज है, सत्ता तो गंवानी ही नहीं चाहिए। एक बार अगर सत्ता किसी को गंवा ये दी, लगता कहानी है खत्म। कि आप राष्ट्रीय हितों की और हिंदू हितों की रक्षा बिना सत्ता के कर सकते हैं, तो भाई साहब नहीं, क्या विकास की बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव 15 साल से जीत रहा है, आज भी लालू प्रसाद यादव को वोट मिल रहा है, विकास के नाम पे मिल रहा है क्या? सबको पता है जमीनें लूट ली नौकरी के बहाने, किसको नहीं पता बिहार में? फिर भी वोट मिल रहा है ना। सर नैतिकता का भजन जो है बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। अब तो यह है कि देखना है कि राजद के साथ सांसद को कैसे भैया तोड़ के जिसने अपने में मिला वोट ले। नहीं दिया है, जिसने 33% हिस्सा लेने के बाद और वोट अपना 9% से घटा के 5% कर दिया है, उसकी बैंड बजानी है, ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आगे से हिम्मत मेरे नहीं करे। हाँ ये मेरी सब करना चाहिए। मेरी सबको नेक सलाह है जो इस समय छाती और माथा पीट रहे हैं कि जरा वो ये भी देख लें कि दक्षिण में केरल में भी खाता खुल गया है बीजेपी का। बिल्कुल उड़ीसा में भी आप देखिए उसकी सफलता कैसी रही है। उसने सरकार बनी। तेलंगाना में भी अपनी सीटें बढ़ा ली हैं। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था संजय जी, टाइम हो रहा है वरना मैं डिटेल देता। जहां जहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डायरेक्ट फाइट है, वहां अभी भी भारतीय जनता पार्टी 21 है और कांग्रेस पार्टी वहां फेल हो जा रही वो है। एक फिगर आया था कि पिछली बार जो था उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 90% था, इस बार वो यस, घट गया है, 70% हो गया। हाँ थोड़ा सा घटा है। इसकी वजह राजस्थान है, इसकी वजह हरियाणा है, कई स्टेट हैं ऐसे जहां पर ये हुआ है। पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां भी कांग्रेस पड़ती है वहां वीक हो जाती है। जहां वो दूसरे दलों के साथ मिलकर के फाइट दे रही है बीजेपी को, वहां वो शेर बन रही है। जी, नेक्स्ट। I feel like Lord Rama won't be happy with the people of UP. राम इन सबसे ऊपर है भाई, क्यों आप राम को इसमें लाते हैं?
their own destiny for downtown. फ्रीबीज के लिए नहीं किसी ने वोट दिया, ये कहीं से नहीं आ रहा है कि फ्रीबीज के और 1 लाख रुपए 8,500 के लिए वोट मिला होता। ये मिला होता तो एमपी में 29-0 नहीं होता। ये गलत बात है, ये फ्रीबीज के लिए वोट नहीं। Hindu should learn from RCB fans how to be loyal. विघ्नेश प्रभु, विघ्नेश जी कह रहे हैं crackdown done by government was half-hearted. Cases like Kanhaiya Lal, Ankita murder under cold storage in UP Brahmins are to anger due to ruckus of false cases by Blue Brigade and no support from government. हाँ ये है, फैक्ट है ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट ये फैक्ट है, फैक्ट है। झूठे केसेस पे तो आपको कार्रवाई करनी ही चाहिए ना। Kshitij Tiwari, sir, is Congress going to implement caste census? Congress? How will Congress implement? इस पर ये जरूर है कि अब ये अरे भाई कांग्रेस की सरकार नहीं है क्षितिज जी, आप थोड़ा ऐसे ऐसे करिए अपनी आंखों के सामने, सरकार बीजेपी की बन रही है। ये जरूर है कि अब मोदी कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि कास्ट सेंसस के नाम पे ये पूरे देश में फिर से अराजकता और उत्पात जरूर फैलाएंगे। ये एक बड़ा इशू 2024 और 2025 और 27 ये तीनों चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में अब दिल्ली और झारखंड है। आप पहले ही से हम कह रहे थे कि भाई स्ट्रांग रहो, तब तो आप वो डेमोक्रेट बन रहे थे। अरे दुष्टों के साथ में डेमोक्रेट नहीं बना जा सकता, छठे शाठ्यम समाचरित। नहीं फिर वो अब आईटी सेल वाला चैप्टर हो गया सर, उन्होंने तो नहीं सुना, वो तो ठीक है। अब तो अमित मालवीय अभी भी कह रहा है, उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस देखिए उसके आज के अभी भी ट्वीट्स हार के बावजूद, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो ठीक है। मेरा ट्वीट देख लीजिए। नहीं वो तो मैंने आपका रीट्वीट आरटी भी कर दिया। नेक्स्ट, बीजेपी इज वर्किंग फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स सच एज डेवलपमेंट. They appear as ignoring short-term day-to-day goals such as employment and favoring big businesses while undermining middle and lower class. देखो जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअली अगर पश्चिम के टर्म में लेंगे तो वो नहीं बनेगा मामला। जो डेवलपमेंट जो है, जो वो 5 प्रण लिए थे, वो प्रण तो ले लिए लेकिन आगे नहीं बढ़े। तो उसमें जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें खाली मटेरियल डेवलपमेंट नहीं होता, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। एएसटी कह रहे हैं प्रणाम, हरियाणा में भी बीजेपी को लेकर ध्यान देना, नवंबर असेंबली इलेक्शन है, वी नीड बीजेपी इन हरियाणा। ये बताएं ओंकार जी, ये खट्टर वाला जो मूव है वो उल्टा तो नहीं पड़ गया? नहीं वो मैं तो चूंकि गया था हरियाणा, गया तो एक ही दिन था, लेकिन यही जानने के लिए गया था कि पंजाबी समुदाय में किसी तरह की कोई नाराजगी तो नहीं है खट्टर के हटाए जाने से। और पंजाबियों से ही बात हुई मार्केट में जाकर के, और गांधीनगर में भी गया था। गांधीनगर एक इलाका है सर्कुलर रोड के पास, तो वहां भी गया था। तो ऐसा नहीं है सर। मुझे तो ऐसा लगा हरियाणा में, मैं भी गया था 1-2 सीटों पर, कि जाट समाज की बड़ी नाराजगी है, जो किसान जो कौम है उसकी बड़ी नाराजगी है। और अग्निवीर योजना जो सर ने बताया, जाट तो वहां हमेशा से बीजेपी के एंटी रहे, वो कैसे कौन सा वोट दे देते? नहीं कुछ जाट देते थे सर, क्योंकि चौटाला परिवार से भी सर अलग हुआ ना मामला। चौटाला जो थे, दुष्यंत चौटाला, उनसे भी थोड़ा अलग हुआ। उसका भी मुझे हो सकता है कि फर्क वहां मुझे लगता है कि पड़ा होगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ तो खुद जाट नाराज है, वो कोई फैक्टर नहीं है। और जितने जाट बीजेपी को वोट देते हैं, उन्होंने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया और 2024 में भी दिया। उतना तो जाट का वोट मिलता ही है बीजेपी को वहां से। सर एक विषय और था सर, आप जाके आए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, सर को ध्यान भी होगा, संजय सर को। एक आरएसएस का विषय था, विश्व हिंदू परिषद का। वहां जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को वो जो मंदिर के अंदर घटना हुई थी, आपको पता होगा, सांप्रदायिक मुस्लिमों ने, वो तो मेवात के इलाके में हुई थी। बिल्कुल मेवात का जो इलाका था, वो दक्षिण का इलाका है। वो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में पड़ता है। नहीं, लेकिन सर पूरा नैरेटिव ओवरऑल पूरा विश्व हिंदू परिषद, वहां मुझे ध्यान है उस घटना के बाद उनकी सरकार के खिलाफ था। उन्होंने वहां पर सरकार को बोला कि हमारे कार्यकर्ताओं को आपने गिरफ्तार किया है, गलती मुस्लिमों की थी, और सारा कुछ ये बड़ा विवाद हुआ था संघ और बीजेपी के बीच में वहां पे इस मामले को लेकर।
तो मुझे लगता है कि इसका भी ओवरऑल नैरेटिव जो विश्व परिषद के कार्यकर्ता हैं या कहीं ना कहीं नैरेटिव खराब हुआ होगा, तो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक है, कि जो हमारी सरकार है हमारी सुनी नहीं जा रही, ये हिंदुओं हम की आगे सुनी नहीं जा चलते रही। आगे चलते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ओंकार जी ने 23 साल गुजारे हरियाणा में, हम उनकी बात को माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कह रहे हैं इट्स टाइम टू अप्लाई साम दाम दंड भेद टू गेट रिमेनिंग 32 MPs। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी हैव इनफ रिसोर्सेस। साम दाम दंड भेद तो होना ही चाहिए, दंड नीति ही तो छोड़ रखी है, यही तो हम कह रहे हैं इतने दिनों से कि भाई खाली साम दाम और भेद से काम नहीं चलेगा, दंड तो अपनाना ही पड़ेगा। चाणक्य ने भी कहा है कि किसी भी राज्य के शासन के लिए 4 अवयव आवश्यक हैं और उसमें दंड नीति प्रमुख है। सर एक बात बताऊं, बड़े-बड़े चैनल वाले बुला लिए और जो सारा दिन यूट्यूबर राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, सारा दिन प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलते हैं, उनका एक का भी इंटरव्यू नहीं हुआ। मान लीजिए आपको बुला लेते, इनको सर को बुला नहीं लेते। साहब, मैंने यही तो लिखा है। आप मेरा ट्वीट पढ़िए, अभी मैंने अमित मालवीय को क्या बोला है। मैंने अमित मालवीय का क्या कुछ इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करा दे भाई, जवाब ही नहीं दिया भट्टे ने। नहीं सारा इन्फ्लुएंसर का अवार्ड तो लेफ्टिस्टों को दे दिया गया, हाँ, जिनका व्यूअरशिप है ही वो नहीं बियर बाइसेप पॉलिटिकल। को कर लो ना, वो बियर बाइसेप जो सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट है वो। ये गेम खेलने वाले को अवार्ड दे रहे हैं, जीमर को अवार्ड दे रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। हमसे तो वो थ्रेटेंड फील करते हैं भाई, हम्म। हमसे वो थ्रेटेंड फील करते हैं, सपोर्टर कहते हैं, उनको पता ही सर नहीं है कि पीएम कैसे मोदी की बनाया गलती जाता है। नहीं है, गलती इसमें एक्चुअली मुझे लगता है कि नीचे के स्टाफ की और लोगों की है, जो फीडबैक सही नहीं दे रहे, जो कि मैंने आपको राजस्थान के विषय में बताया था, फीडबैक सही नहीं जा रहा उनके पास। नेक्स्ट, 303 rider puppets like Bhajan Lal are ineffective. BJP needs both state and national leadership. This will be a lesson for caste divided Hindus the next time. Okay ji, next. Piyush Vardhan, do you think now foreign powers are going to influence this government as Modi has not got full majority? इस विषय पे हम 10 बजे बात करेंगे, आप अवश्य आइएगा पीयूष जी। Do you see this as a major concern? चाणक्य नीति not followed in complete sense. वो तो मैं कह ही रहा हूँ, चाणक्य ने 4 बातें बताई हैं कि राज सत्ता कैसे चलनी चाहिए, समाज कैसे चलना चाहिए। वह है आन्वीक्षिकी और त्रयी का मतलब होता है वेद, यानी फिलॉसफी कह लें उसको आप, वार्ता यानी ट्रेड इंडस्ट्री इसको बोलते हैं, और चौथा है दंड नीति। हम दंड नीति का तो उपयोग ही नहीं लेते, कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट, कौशल पचौरी जी कह रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद कौशल जी। पहले तो आपको सर मैं चाहता हूं आप एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल ओपन करें, उसके लिए कोई 1000-2000 करोड़ चाहिए, फंडिंग करवा दीजिए, वो खोल लेंगे। ये इंटरनेशनल चैनल ही है, ये सभी देशों में देखा जाता है। वैसे ये इंटरनेशनल है, बात सही है। ये सभी देशों में देखा जाता है। गौरव दत्त, अजय यादव, आवर ऑपोजिशन इज एंटी हिंदू एंड एंटी भारत। वो तो है, बट दे मेड गेन्स, सिग्निफिकेंट गेन्स। ये है LWBTGE, क्या है साहब, कुछ LGBTQ टाइप लग रहा है। सर, व्हाट शुड बीजेपी डू टू इम्प्रूव इन द अपकमिंग इलेक्शंस? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू प्रायोरिटाइज। अपना नैरेटिव बनाओ, अपना इकोसिस्टम बनाओ, अपने कार्यकर्ता को लाभ दो और दूसरों को अपीज करने की जिद छोड़ दो। मैंने 3 की जगह 4 बता दिया। संजय जी पर काफी विश्वास था, परंतु यह समझने में कठिनाई हो रही कि अपने गृह राज्य राजस्थान का अनुमान लगाने में कैसे चूक गए। सभी चूक गए। प्रदीप गुप्ता जी तो रो रहे थे आज। सर एक विषय बताना चाह रहा था छोटा सा, एक हॉलीवुड में मूवी है, एक हॉलीवुड में मूवी है गेम ऑफ थ्रोन, उसमें आपस में लड़के पूरा साम्राज्य खत्म कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप एनडीए के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नहीं, मैं इस प्रश्न का एक उत्तर देता हूं, बहुत जरूरी है। संजय सर या अभिषेक तिवारी की बात नहीं है। एक यूट्यूब पर स्ट्रिंग नाम का चैनल होता था, मैंने डायरेक्टली मंत्रालय से और मंत्री से, आईटी मिनिस्टर से बात की थी
कि सर ये बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में बहुत बड़ा एसेट है स्ट्रिंग, इस चैनल को यूट्यूब से वापस लाया जाए। उस पर फेक स्ट्राइक मार करके उस चैनल को बैन किया। विनोद हमारा बहुत अच्छा मित्र है, क्या किया भाजपा ने, क्या किया? तो अगर आपकी आपको उपदेश नहीं दिया गया? नहीं, उपदेश तो मिला कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास तो करते करते 2024 का चुनाव बीत गया। अभिषेक भाई सॉरी, एक मिनट क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरी नौकरी हिंदू राष्ट्र के ट्वीट पे चली गई, TV9 में मैं ब्यूरो हेड था और बीजेपी वालों ने कोई मदद नहीं की, और ओवैसी और मुस्लिम पीछे पड़ गए, देश के PFI पीछे पड़ गई, कोई मदद नहीं हुई। मदद की तो इनसे आप उम्मीद ही मत रखिए। उपदेश मिल सकता है साहब, उपदेश ले लीजिए। निर्देश की आप मत सोचिए, ये उपदेश आपको ही देंगे, दूसरों को निर्देश नहीं देंगे। नेक्स्ट, दी वुल्फ, मुझे लगता है कि नीतीश चंद्रबाबू बड़ा स्टेक लेंगे। वो तो लेंगे यही तो मौका है भाई, अभी चूके थोड़ी मत चूके चौहान। बीजेपी के हर डिसीजन में उसके साथ फर्म खड़े रहेंगे। वो तो ठीक है, वो राज चलाना आता है नरेंद्र मोदी को, ये तो हम भी जानते हैं। नेक्स्ट, hello Sanjay sir, very sad at BJP's performance in UP. I come from Gorakhpur, and the state which was moving away from crime, land mafia, etc. seems to be going back to those things. Yes, we are also very sad at what happened in UP. In fact, UP is the one which has made the difference. Next, इसी के साथ कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जिन लोगों के प्रश्न हम नहीं ले पाए उनसे क्षमा प्रार्थना। और एक और ले लेते हैं, डू यू थिंक मोदी जी गेव लॉट ऑफ कंसिडरेशन एंड टाइम टू पंजाब देन इट डिजर्व्स विद जीरो रिजल्ट्स? रादर इफ पंजाब में भी तो अपीजमेंट ही किया ना, ये किसानों का जो मामला था, अगर पहली बार में उस तरह के एक्शन ले लेते जैसा दूसरी बार में लिया ना, तो मामला कुछ और ही होता। पंजाब में ये है कि भाई वो जो है वो असली 56 इंच का जो सीना होता है ना, उसको पसंद करते हैं। आइए यहीं पर अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। याद दिला दें कि 10 बजे हम अंकित शाह और विभूति झा के साथ जुड़ेंगे और क्या होगा मोदी सरकार की नीतियों का आगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी, अभिषेक जी, जितेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।